काफ़ी टाइम हो गया है जब उसने किसी को इतनी डेडिकेशन के साथ देखा है। सुहो ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का वादा किया, लेकिन उससे ये भी बताया कि हंटर एग्ज़ाम देने के लिए सुहो को एप्टीट्यूड टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेमे टाइम। जब आपको पता चले कि एग्ज़ाम्स हैं। चमन फिर बताता है कि इस साल के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बंद हो चुका है और एग्ज़ाम कल है। सुहो का चेहरा देखकर वह थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। चमन फिर लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन ऑफर करता है क्योंकि सुहो ने एक गेट को अकेला कॉन्क्वेयर किया है। वह हायर अप्स को रिकमेंडेशन दे सकता है जो अप्रूवल ले आएगा, लेकिन चमन सुहो को वार्न करता है कि रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स सिर्फ एक दिन में प्रिपेयर करना मुश्किल होगा। चमन को सुहो के फिजिकल एबिलिटीज पर कोई शक नहीं है, लेकिन वह रिटन एग्जाम को लेकर थोड़ा कंसर्न है। सुहो पूरी तरह डिटरमाइंड होकर कहता है कि वह चैलेंज के लिए रेडी है और रजिस्ट्रेशन करने को कहता है। सुहो कहते हैं कि ये एग्जाम प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने का अच्छा मौका है, चाहे वह पास ना हो। अगले दिन चमन सुहो को बताता है कि वह अपने एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स उसी दिन देख सकता है। सुहो उन्हें शुक्रिया कहता है, लेकिन थोड़ा शर्माते हुए ये भी मानता है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन फीस के लिए पैसे नहीं हैं। वह पूछता है कि क्या मैजिक स्टोन्स को तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है। चमन उससे कहता है कि वह ये हैंडल कर लेगा जब वह टेस्ट रिजल्ट्स वेरीफाई करेगा। सुहो सोचता है कि अब तक चमन ही एकमात्र इंसान है जिसे वह सच में रिली करते हुए देख सकता है। कुछ मिनट बाद चमन सुहो को बताता है कि सब एप्टीट्यूड टेस्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैजिक स्टोन से जो पैसे आए हैं वह उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। सुहो अपने फोन को देखकर हैरान हो जाता है। चमन उसे बताता है कि सिविल सर्वेंट हंटर्स को मैजिक स्टोन्स पर टैक्स एक्सेम्पशन मिलती है। सुहो हैरान होकर पूछता है, ये मतलब है कि ये ड्यूटी फ्री हैं? सुहो फिर थोड़ा हेजिटेट करके एक और फेवर पूछता है। उसने सुना है कि एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी है जहां वर्कबुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स हैं जो कल के एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं। वह पूछता है कि क्या वह वहां पढ़ सकता है। चमन खुशी से कहता है कि वह लाइब्रेरी यूज कर सकता है और उसे पर्सनली लाइब्रेरी दिखाता है। ये भी कहता है कि उसे एम्प्लॉय कार्ड की जरूरत नहीं है और वह जितनी देर चाहे वहां पढ़ सकता है। चमन सुहो को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक की विश करता है और सुहो उससे थैंक्स कहता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। चमन जाने लगता है और सुहो सोचता है कि चमन हमेशा की तरह अच्छा और डिपेंडेबल है, ये जाने बिना कि वह भविष्य में एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनेगा। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये थोड़ा फनी है, जैसे वह सब कुछ नहीं जानता जबकि वह काफी कुछ जानता है। फिर वह लाइब्रेरी में जो ढूंढने आया था उसको ढूंढने निकलता है। जैसे ही वह लाइब्रेरी में घूम रहा होता है उसे भविष्य के मेजर इवेंट्स याद आते हैं, लेकिन वह सब कुछ याद नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर उसके पास कोई स्किल होती जो उसकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सके तो अच्छा होता। उसकी नज़र एक बड़ी और इंट्रिग्यूइंग बुक पर पड़ती है जो वह शेल्फ से निकालता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये एक बुक है जो दूसरे वर्ल्ड से है। सुहो को याद आता है कि पहले जब उसने इस बुक से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी तब एक लाइन टेक्स्ट अपीयर होती थी और एक यूनिक तरीका भी था उससे इंटरैक्ट करने का। तो उसने बुक अपने सिर पर रख दिया, एक्सपेक्टिंग कुछ होने को, लेकिन कुछ नहीं होता। कंफ्यूज्ड होकर सुहो सोचता है ये कैसे नहीं चल रहा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो कहता है कि लाइब्रेरी ऑनफ मेमोरीज ने उसकी कहानी में इंटरेस्ट लिया है। बुक ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है और सुहो अभी कुछ समझ पाता उससे पहले वह एक और वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज में लोग अपने देखे और सुने हर चीज को याद कर सकते हैं, चाहे वह दर्दनाक या परेशानी भरी यादें हों। आमतौर पर इंसान अपनी दर्दनाक यादों को भूलने के लिए डिजाइन होता है, लेकिन इस स्किल के साथ
एक इंसान मेमोरी के कर्ज से बंध जाता है। ये स्किल पहले हेक्शन गिल्ड के मैनेजर के पास थी, जो कोरियन हंटर एसोसिएशन की एक पुरानी एम्प्लॉय थी। उसने ये स्किल एक्सीडेंटली तौर पे लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त हासिल की थी। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है कि वह जब उससे मिलेगा तो उसे एक मील देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसने उसकी एक्सपीरियंस से ली थी। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जो पूछता है कि क्या सुहो अपनी कहानी लाइब्रेरी ऑन ऑफ मेमोरीज में डोनेट करना चाहेगा। सुहो सोचता है और समझता है कि इस स्किल के साथ वह अपनी हर याद को सफाई से याद कर सकता है। यादों का टाइम के साथ धुंधला जाना नेचुरल होता है, लेकिन ये स्किल उसे हर डिटेल को एक्यूरेटली याद दिलाएगी। वह समझता है कि ये एक रेयर मौका है, इसलिए वह अग्री कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है और सुहो देखता है कि उसका शरीर पेपर के टुकड़ों में डिसॉल्व हो रहा है, जो लेटर्स से घिरते हैं। ये लेटर्स फैलते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज अब उसके लिए ओपन है। सुहो अब हर चीज को जो उसने देखा और सुना है उस लाइब्रेरी में स्टोर कर सकता है और जब चाहे उसे एक्सेस कर सकता है। सुहो अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सोचता है, गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। जब वह आंखें खोलता है तो उनमें रोशनी होती है। वह अपने आप को उस वक्त में देख लेता है जब उसकी पार्टी ने उसे धोखा दिया था। वह अभी भी उस वक्त के गुस्से, नाराज उस वक्त के गुस्से, नाराजगी और धोखे को महसूस करता है। उन सेल्फिश ट्रेटर्स की वजह से वह गेट क्लोज नहीं कर पाया, बस अपने आप को बचाने के लिए। सुहो एनालॉयड होकर सोचता है, ये पेनफुल मोमेंट्स क्यों याद आ रहे हैं। फिर अचानक सुहो कुछ नया देख लेता है सिस्टम में। सिस्टम बताता है कि क्योंकि सुहो पहला इंसान है जो ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंचा है, उसे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। सिस्टम अनाउंस करता है कि वह उसका सिस्टम रिब्यूट कर रहा है। सुहो खुद को लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज में वापस पाता है और वह सोचता है कि क्या सिस्टम ने उसे टाइम में वापस भेज दिया है। वह याद करता है कि उसने पहले डिवाइन स्वॉर्ड यूनिटी अचीव की थी और अपने पहले एसएस ग्रेड स्किल को अक्वायर किया था। अब जब वह ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंच चुका है तो ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हुई है। सुहो थोड़ा सोचता है और उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस नए मौके के साथ वह अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकता है और अपना फ्यूचर बदल सकता है। अब उसके पास एक चांस है कि वह पुराने गेट आउट ब्रिक्स के इफेक्ट्स को रोक सके, जिससे कई लोग मारे गए थे। सुहो को लगता है कि इस बार वह और ज्यादा इफेक्टिवली गेट्स को कॉन्क्वर कर सकता है। सुहो अपना वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वह बिना टाइम वेस्ट किए नेक्सस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हंटर अकादमी है। जब वह उस बिल्डिंग को देखता है तो वह काफी इम्प्रेस्ड होता है। उसे लगता है कि इस अकादमी में शुरू करना उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि उसे काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत है। जब वह बिल्डिंग के अंदर जाता है तो एक रिसेप्शनिस्ट उससे मिलती है, जो पोलाइटली पूछती है कि वह किस लिए आया है। सुहो बताता है कि उसे डायरेक्टर किम सू से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है, तो सुहो जवाब देता है कि नहीं, लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट अपोलोजाइज करते हुए बताती है कि मीटिंग्स के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है। सुहो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आप बस एक मैसेज दे सकती हैं? सिनोर स्टेशन प्री कैटास्ट्रोफ गेट का सोलो कॉन्क्वेरर यहां है। थोड़ी देर बाद सुहो को डायरेक्टर किम सू के ऑफिस में बुलाया जाता है और वहां उनसे मिलने पर किम सू अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। सुहो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किम सू उसे बैठने के लिए कहती हैं। किम सू उसकी रेप्यूटेशन को समझकर पूछती हैं कि सुहो ने नेक्सस अकादमी का चुनाव क्यों किया। सुहो बताता है कि वह स्कॉलरशिप लेने के लिए आया है, क्योंकि अगले दिन उसे हंटर लाइसेंस टेस्ट देना है। किम सू थोड़ी शॉक होती हैं और पूछती हैं, आपका अवेकनिंग कब हुआ था? सुहो कहता है, आज ही। यह सुन के किम सू और भी हैरान होती हैं। फिर वह पूछती हैं, आप एक
एनर्जिस्टर्ड हंटर हैं, आज ही अवेकन हुए हैं और कल हंटर टेस्ट देने जा रहे हैं, और उसने एक प्री कैटास्ट्रोफ गेट को अकेला कॉन्क्वेयर किया है। सुहो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, हाँ, मैं थोड़ा लकी था कि मुझे हंटर एसोसिएशन में किसी ने मदद की और मेरा टेस्ट स्पॉट सिक्योर कर लिया। सुहो अपने आप से मान लेता है कि एक कंप्लीट रुकी के लिए हंटर टेस्ट में टॉप स्पॉट लेना रेयर है, पर वो कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं है। वो एक वेटरन है जो काउंटलेस गेट्स कॉन्कर कर चुका है। आखिर में दो डिसीजन उसकी है। डायरेक्टर किम सू का कहना है कि जबकि उसका सोलो कॉन्क्वेस्ट एक अनप्रेसिडेंटेड गेट का इम्प्रेसिव है, हंटर टेस्ट एक अलग चैलेंजर है जिसका एवरेज पास रेट 20% से भी कम है। सूहो कॉन्फिडेंटली काउंटर करता है, कहता है कि अगर वो पहले नंबर पे नहीं आता तो वो अपने एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर सकती है, साथ ही कोई स्कॉलरशिप कंसिडरेशन भी नहीं मिलेगी। क्यूरियस सू पूछती है कि उसने नेक्सस को दूसरे प्रेस्टीजियस एकेडमीज जैसे हेक्सागन और प्राइम के बजाय क्यों चूज किया। सुहो जवाब देता है कि नेक्सस इसलिए चूज किया क्योंकि वो एक रिग्रेटेबल सिचुएशन में है, एक कमेंट जो उसे विजिबली अनईजी कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जबकि नेक्सस देश की सबसे बड़ी एकेडमी है, रीसेंट ईयर्स में उन्होंने कोई फर्स्ट या सेकंड प्लेस हंटर टेस्ट विनर नहीं प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से एनरोलमेंट में नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ है। सू को लगता है कि उसके वर्ड्स में सच है, नेक्सस को रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई स्टैंड आउट स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जो रैंक में ऊपर बढ़ रहे हो। सू सोचती है कि अगर सू हो, जो एक प्री कैटास्ट्रोफी गेट का सोलो कॉन्करर है, हंटर टेस्ट में टॉप स्कोर अचीव करता है एज अ नेक्सस स्टूडेंट, तो एकेडमी को इमेंस प्रेस्टीज मिलेगा। उसका प्रपोजल अनडिनाइबली अपीलिंग है, एक रिजर्वेशन के साथ। वो पूछती है, कितना स्कॉलरशिप फंड एक्सपेक्ट करते हो। सुहो पूछता है कि टॉप स्टूडेंट के लिए स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होता है। वो एक्सप्लेन करती है कि इसमें ट्यूशन फी का फुल रिफंड होता है, एडिशनल 30 मिलियन वन कंग्रेचुलेटरी बोनस के रूप में मिलते हैं, और अगर कैंडिडेट चाहे तो नेक्सस गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। नेक्सस की जनरोसिटी को एक्नॉलेज करते हुए सुहो फिर 300 मिलियन वन का अमाउंट सजेस्ट करता है, जो उसे सरप्राइज कर देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि कंसिडरिंग नेक्सस का साइज और टॉप स्टूडेंट के लिए एडेड बेनिफिट्स, ये सम रीजनेबल है। वो कहता है कि 300 मिलियन कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है फॉर एन इंस्टीट्यूशन लाइक नेक्सस, और धो सू की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो सू हो की रीजनिंग को डिनाई नहीं कर सकती। फाइनली वो अग्री कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि अगर सू हो टेस्ट में टॉप स्पॉट पे आता है तो वो यूज 300 मिलियन वॉन दे देगी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने का ऑफर देती है और कहती है कि वो कैंपस एक्सप्लोर करे जब तक वो पेपर वर्क हैंडल करती है। कुछ मिनट बाद सुहो नेक्सस के वास्ट ग्राउंड्स में घूम रहा होता है और उसकी साइज को देखकर सरप्राइज होता है। ये अम्यूजमेंट पार्क से भी ज्यादा बड़ा है, वो सोचता है। जब वो एनरोल्ड होगा तो उससे किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं होगी। एक स्टाफ मेंबर जो उसके साथ है थोड़ा डिजी फील कर रहा होता है टूर के बाद, कहने लगता है कि नेक्सस सच में साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। सूहो को रियलाइज होता है कि मैन प्रॉबली अपने रेस्ट से उठाया गया होगा और उसे ऐसे लेट आवर में टूर दिखाने के लिए थैंक यू कहता है। स्टाफ मेंबर ग्रेशियसली रिस्पॉन्ड करता है, कह के कि ये उसके लिए कुछ नहीं था, ऐसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट को दिखाना उसका फर्ज था। तभी सूहो नोटिस करता है कि कोई एकेडमी के आउटडोर फील्ड पे अकेला ट्रेनिंग कर रहा है। वो क्लियरली नहीं देख पाता उस डिस्टेंस से, लेकिन वो पूछता है, क्या ये स्टूडेंट है। स्टाफ मेंबर कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये स्टूडेंट काफ़ी डेडिकेटेड है और इस टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहा है। स्टाफ मेंबर स्टूडेंट को कॉल करता है डीन और एडवाइस करता है कि प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। डीन रिप्लाई करता है, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि अपने आप को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। डीन का नाम सुन के सूहो को एक याद आती है, वो
स्टाफ मेंबर स्टूडेंट डीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी का ध्यान भी रखो। डीन रिप्लाई करता है कि वो थर्ड ईयर स्टूडेंट है और उसे लगता है कि उससे अपने आप को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। डीन का नाम सुन के सुहो को एक याद आती है। उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में डीन के साथ कुछ रेड पार्टीज बनाई थी। तब डीन को देश का टॉप टैंक माना जाता था जो इमेंस मेंटल रेजिलियंस और डिफेंस के लिए जाना जाता था। अनफॉर्चुनेटली प्योर टैंकर्स का रोल टाइम के साथ डिक्लाइन हो गया। सुहो नोटिस करता है कि डीन बैटल एक्स फील्ड कर रहा है, शील्ड नहीं, जो ये सिग्नल करता है कि उसने अब तक अपनी ट्रू एप्टीट्यूड को डिस्कवर नहीं किया। सुहो समझता है कि यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वो अभी डीन के साथ कनेक्शन बना सकता है तो शायद वो यूज हंटर एसोसिएशन में ला सके और उसके स्ट्रेंथ्स को उसकी तरफ स्टीर कर सके। स्टाफ मेंबर डीन को इंट्रोड्यूस करता है और दोनों ग्रीटिंग करते हैं। सुहो डीन की डिटर्मिनेशन को देखते हुए पूछता है कि क्या वो अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और क्या वो बैटल एक्स को अपना प्राइमरी वेपन बनाने का सोच रहा है। डीन कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने काफ़ी लोगों से कंसल्ट करके डिसाइड किया है कि वो अपने फिजिक के हिसाब से वेपन चूज करेगा। स्टाफ मेंबर ऐड करता है कि बैटल एक्स का डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। सुहो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या डीन ने सिर्फ बैटल एक्स पर फोकस किया है। डीन एडमिट करता है और कहता है कि वो थोड़ा स्लो लर्नर है और हर वेपन ट्राई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे बैटल एक्स पर प्रोफिशिएंसी हासिल करने में 2 साल लग गए और अभी भी वो उसमें इतना स्किल्ड नहीं है। सुहो सोचता है कि बैटल एक्स से क्लियरली डीन की नेचुरल एप्टीट्यूड के लिए सूटेबल नहीं है। वो वंडर करता है कि डीन की परसिस्टेंस क्या परसिवियरेंस की वजह से है या फिर शेयर स्टबननेस, क्योंकि उससे लगता है कि उससे पहले ही वेपन स्विच करना चाहिए था। सुहो अपने माथे पर हाथ रखता है और ये देखकर डीन और स्टाफ मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं। डीन पूछता है क्या कुछ गलत है। सुहो रिफ्लेक्ट करता है कि ये सरप्राइजिंग है कि देश की सबसे बड़ी एकेडमी भी अपने स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं दे रही है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस डीन के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच सोच रहा था। वो सजेस्ट करता है कि डीन को अपना ऐसा वेपन चूज करना चाहिए जो उससे नेचुरली कंफर्टेबल हो, क्योंकि सभी प्लेयर्स को स्टैट एडजस्टमेंट्स मिलते हैं जो उन्हें अपने चोजन वेपन के लिए अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। डीन क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये सच है। सुहो कंफर्म करता है और कहता है कि स्किल प्रोफिशिएंसी जल्दी बढ़ सकती है सही वेपन के साथ, स्किल करेक्शन इफेक्ट की वजह से। लेकिन सक्सेस पर्सनल कंफर्ट और एक्सपीरियंस पर भी सी डिपेंड करता है। सूहो पॉइंट आउट करता है कि बैटल एक्स शायद दीन के लिए आइडियल वेपन नहीं है। दीन को यह बात डिसबिलीफ में सुनाई देती है। सूहो समझाता है कि बैटल एक्स का डिस्ट्रक्टिव पावर इंप्रेसिव है, लेकिन हर अटैक के बाद एक लंबा गैप बनता है जो डीन को वल्नरेबल बनाता है। अगर इस गैप को कवर करने के लिए कोई मेजर नहीं है तो डीन को काउंटर करना आसान हो सकता है। सुहो एड्स करता है कि डीन का बड़ा फ्रेम होने की वजह से दूसरे टैंक्स के लिए उसका प्रोटेक्शन करना मुश्किल होगा। डीन अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के वेट को महसूस करता है और बैटल एक्स से अपनी कमिटमेंट पर कमेंट करता है। सुहो उसकी डेडिकेशन देखकर एक अल्टरनेटिव फर्मली सजेस्ट करता है। अगर डीन इतने टाइम तक अनस्यूटेबल वेपन को हैंडल कर पाया है तो इसका मतलब है कि उसका ट्रू एप्टीट्यूड टैंक के रोल से रिलेटेड हो सकता है। सुहो एडवाइस करता है कि डीन अपने लेफ्ट आर्म पे किते शील्ड और राइट आर्म पे वन हैंडेड ब्लजन रखे और कहता है कि इस सेटअप के साथ उसका प्रैक्टिकल स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। डीन थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि टेस्ट से पहले रोल स्विच करना रिस्की हो सकता है। इस पर सुहो पूछता है कि वो पार्टी के कोर को क्या समझता है। डीन गेस करता है मेज, पर सुहो उससे करेक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि टैंक पार्टी का फाउंडेशन होता है। टैंक का रोल है एग्रो को ड्रॉ करना, मेज और हीलर को डिफेंड करते हुए, ताकि पूरी पार्टी इफेक्टिवली काम कर सके। जब डीन पूछता है कि क्या एक बी शील्ड काफ़ी होगा, सुहो एक्सप्लेन करता है कि एक स्किल टैंक को शील्ड के साथ प्राइमरी वेपन भी यूज करना चाहिए ताकि क्राउड कंट्रोल हैंडल किया जा सके।
डीन इस लॉजिक को समझकर डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। सुहो को ये देखकर अच्छा लगता है कि डीन रेजिलिएंट है और क्विक प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में विलिंग है। जब डीन जा रहा होता है, स्टाफ मेंबर सुहो को बताता है कि डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि वो सुहो को एकेडमी दिखाए। स्टाफ मेंबर क्यूरियस होता है कि सुहो को कॉन्ट्रैक्ट्स और वेपन स्ट्रैटेजी के बारे में इतनी डीप इंसाइट्स कैसे मिली, और पूछता है कि क्या वो इंस्ट्रक्टर है। सुहो जवाब देता है कि वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्टेक होल्डर के क्लोजर है। थोड़ी देर बाद हंटर एग्जाम साइट पर दो आदमी पास में एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि सुहो थोड़ा अम्यूज्ड होकर सोचता है कि कैसे उसकी एडवांस्ड एबिलिटीज यूज एक अनइंटेंशनली चीटर जैसा फील करवा रही हैं। चोलन आता है और पूछता है कि वो अब तक टेस्ट के बारे में कैसा फील कर रहा है। सुहो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो श्योर है कि वो पास हो जाएगा। जब चोलन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो एसोसिएशन के ऑनगोइंग स्टाफिंग शॉर्टेज के वजह से मदद कर रहा है। वो कहता है कि उसने सुना है कि ये रिटन टेस्ट अब तक का सबसे मुश्किल था, और सुहो की कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है। सुहो कैजुअली कुछ ऑब्जर्व करके कहता है कि उसने देखा था कि एग्जाम स्टाफ ने कोई बफ चेक्स नहीं किए, और पूछता है कि क्या इसके लिए कोई खास वजह है। क्यूरियस होते हुए वो सजेस्ट करता है कि बफ चेक से चीटर्स को पकड़ा जा सकता है जो स्किल बेस्ड एडवांटेजेस का यूज कर रहे हैं। जब वो एरिया को स्कैन करते हैं, सूहो एक्सप्लेन करता है कि ड्रग डोपिंग को रोकने के लिए एसोसिएशन यूरिन और ब्लड टेस्ट्स करती है, बिलोंगिंग्स कॉन्फिस्केट करती है, और टेस्टर्स को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म्स पहनने का बोलती है ताकि आइटम बेस्ड चीटिंग ना हो। लेकिन स्किल बेस्ड चीटिंग जैसे कि बफिंग अनचेक्ड चली जाती है, और मैजिक डिटेक्शन एक इफ़ेक्टिव काउंटर मेजर हो सकता है। चोलन को ये इंसाइट पसंद आती है और वो सूहो से कहता है कि वो इस बात को प्रैक्टिकल टेस्ट के शुरू होने से पहले रेस करेगा। सूहो जब तैयार होने के लिए जाने वाला होता है, चोलन रुकता है और अपने मन की बात रखता है। कहता है कि वो चाहता है कि सूहो एसोसिएशन ज्वाइन करे क्योंकि वो उसके साथ काम करना चाहता है। सूहो को अच्छा लक विश करते हुए चोलन उसे प्रैक्टिकल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की एनकरेज करता है, जिसका सूहो धन्यवाद करता है। 30 मिनट्स बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के वेन्यू पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि टेस्ट 2 घंटे के लिए पोस्टपोन हो गया है डाइव कैप्सूल्स में कुछ इश्यू आने की वजह से। उन्हें कैफेटेरिया में लंच करने को कहा जाता है और लाउंज या ट्रेनिंग एरिया में वेट करने को बोला जाता है। सूहो अपने आप से मुस्कुराता है, सस्पेक्ट करते हुए कि कैप्सूल इशू बस एक एक्सक्यूज है चोलन के लिए स्किल बफ्स के खिलाफ एडिशनल मेजर्स इंप्लीमेंट करने का, जो उसको अच्छा लगता है क्योंकि ये दिखाता है कि चोलन कितनी जल्दी एक्शन लेता है। वो जानता है कि आओ ये 100 कैंडिडेट्स हैं और पासिंग रेट परसेंट से कम था। अगर वो चीटर्स को आइडेंटिफाई कर पाए तो वो 100% तक भी गिर सकता है। जो लोग एग्जाम पास करेंगे वो प्योर टॉप नॉच टैलेंट्स होंगे। सुहो क्राउड को ऑब्जर्व करता है और थोड़ी देर बाद वो एक हीटेड एक्सचेंज सुनता है। एक आदमी दूसरे को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे डिसमिस करते हुए कह देता है कि जा, अपना काम कर, अपने स्किल्स दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। पर चैलेंजर अपने स्पारिंग की इंसिस्टेंस करता है, लेकिन ओपोनेंट उसका मजाक उड़ाता है, कहता है तू बस अपना काम कर, टफ ना दिख। अचानक चैलेंजर आगे बढ़कर अटैक करता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है, सूहो स्टेप इन करके अटैक ब्लॉक कर लेता है और अग्रेसर को पीछे पुश कर देता है। अग्रेसर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है तेरा दिमाग चला गया है क्या, और अपनी वुडन सोर्ड सूहो की तरफ पॉइंट करता है। सूहो कामली हर स्ट्राइक को ब्लॉक करता है, जबकि ओपोनेंट गुस्सा होकर जंप करके सोर्ड को वाइड आर्क में स्विंग करता है, पर सूहो एफर्टलेसली डॉज कर लेता है और थोड़ा स्मर्क करता है। सूहो के कूल डिमीनर से गुस्सा होकर वो आदमी चिल्लाता है कि वो सूहो को रिग्रेट करवाएगा और अपनी सोर्ड को नीचे मारकर एक पावरफुल स्ट्राइक देता है। सूहो काम रहते हुए उसकी सोर्ड पर स्टेप करके उसे पिन कर देता है और कुछ समय के लिए उसे कंफ्यूज कर देता है।
सुहो उसके ओपोनेंट की वीकनेस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, जो उस आदमी का गुस्सा और बढ़ा देता है। परकी, जो कि मैड सोर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, एक भयंकर पावर का प्यासा था। हमेशा एक्सपर्ट के साथ लड़ने की तलाश में रहता था ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। ये रिलेंटलेस डिजायर फॉर एडवांस सोर्ड्समैनशिप उसे एक डार्क पाथ पर ले गई थी और वो हंटर किलर बन गया। सुहो को अपने पुराने जीवन में याद आता है कि योंग के स्किल्स काफी इम्प्रेसिव थे जब उन दोनों का क्लैश हुआ था। अब सुहो डिसाइड करता है कि वो योंग को उसकी गलतियां रिपीट नहीं करने देगा। सुहो एक क्विक ऑफेंसिव लेता है और किक करके योंग को पीछे धकेल देता है। सुहो उसकी पहले की ब्रवादो का मजाक उड़ाते हुए याद दिलाता है और योंग सुहो की इमेंस स्ट्रेंथ से हैरान हो जाता है और इस बात को ज्यादा जोर से पूछता है। सुहो तौंत करता है कि बस भाग के चार्ज करना और रेकलेस होने से कुछ नहीं होगा और सार्कास्टिकली पूछता है, क्या तुम और आगे बढ़ना चाहते हो? सुहो को रियलाइज होता है कि योंग शेक हो गया है। शायद ये उसका पहला एनकाउंटर हो एक लेवल 10 ओपोनेंट के साथ, जबकि अब तक जो सबसे स्ट्रांग उसने फेस किया था वो लेवल 5 के आसपास होते। योंग कॉन्फिडेंटली स्मर्क्स करके कहता है कि अब वो सुहो के कॉन्फिडेंस को समझता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। सुहो कैजुअली रिस्पॉन्स देता है, मुझे खेलने दो। योंग ऊपर से स्ट्राइक करने के लिए जंप करता है, लेकिन सुहो आसानी से ब्लॉक कर लेता है, हर कॉन्टिन्यूअस अटैक को एफर्टलेसली पैरिस करते हुए। सुहो ये नोटिस करता है कि योंग के स्विंग्स की फोर्स अब बढ़ गई है। योंग ये पूछता है कि सुहो क्या अनबॉदर्ड ही रहने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर करके। योंग अपना फेमिलियर स्टांस लेता है जो सुहो को ड्रैगन सोर्ड टेक्निक के बिगिनिंग फॉर्म की तरह लगता है। योंग का पर्सनल स्टाइल फ्यूचर में दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और योंग अपना अटैक अनलीश करता है, लेकिन सुहो उससे पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है, जो योंग को स्टंड कर देता है। सुहो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हारा स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया। योंग फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? सुहो डिसमिस करता है उसकी अटैक को, कहकर तुम्हारा अटैक काफी स्लो था, और सोचता है कि योंग का फॉर्म अभी बेसिक सोर्ड टेक्निक है। ड्रैगन सोर्ड टेक्निक तो बिल्कुल भी नई नहीं है। बिना हंटर्स लाइसेंस या एडवांस ट्रेनिंग के योंग इसे मास्टर नहीं कर सकता था। गुस्से में योंग अपने अटैक को दोबारा रिन्यू करता है, लेकिन सूहो हर मूव को स्विफ्टली डॉज करते हुए योंग को पीछे धकेलता रहता है। जब योंग अपना फाइनल मूव करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसने सूहो को कॉर्नर कर लिया है, पर सूहो कामली उसके चिन पर पाम स्ट्राइक देता है, जिससे योंग बेहोश हो जाता है। योंग ग्राउंड पर गिरता है और सूहो उससे कहता है, तुम्हारे अटैक्स बहुत स्लो थे। जब योंग जमीन पर गिरता है, सुहो डिसाइड करता है कि यह एनकाउंटर यहीं खत्म करेगा। सुहो सोचता है कि अगर वो योंग को ज्यादा पुश करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है और इससे फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब योंग सुहो को सरपास करने में फिक्सेटेड है। सुहो चाहता है कि वो अब दूसरे किसी को चैलेंज न करे ताकि एग्जाम सेंटर में थोड़ा क्वाइट हो जाए। सुहो सुपरवाइजर को बुलाता है, जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लगता है। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर अटेंशन पर आता है और सुहो उससे कहता है कि उसने एक्सीडेंटली योंग को नॉकआउट कर दिया, और उसे कहता है कि वो योंग का ध्यान रखे जब तक वो होश में ना आ जाए। कुछ मिनट बाद सुहो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में एंटर करता है ताकि प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू कर सके। वो सीन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि कुछ स्किल्ड मैनेजर्स नियर बाय स्टेशन किए गए हैं, जो शायद डोपिंग इंस्पेक्टर्स हैं जो टेक्नीशियंस के डिस्गाइज में हैं। वो देखता है कि कुछ टेस्ट टेकर्स को डिस्क्रीटली एस्कॉर्ट किया जा रहा है। एक टेक्नीशियन सुहो के पास आता है और उससे कहता है कि वो डाइव कैप्सूल में लेते हुए लाई डाउन हो जाए, और अगर वो किसी भी स्ट्रेंज फीलिंग को फील करे तो इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए बटन प्रेस करे। सुहो प्रोटोकॉल समझकर उसे एक्नॉलेज करता है। जब टेक्नीशियन डाइव सीक्वेंस इनिशिएट करता है, कैप्सूल बैंड होने लगता है और सुहो अपनी आंखें बैंड कर लेता है। हंटर प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, और जैसे ही डाइव 100% सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंचती है,
हीलर प्रैक्टिकल टेस्ट सिनारियो प्रोग्राम लॉन्च होता है। सुहो याद करता है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल है और हीलर्स के लिए स्पेशली लो पास रेट होता है। सुहो जल्दी समझ जाता है कि क्यों हीलर प्रैक्टिकल टेस्ट सिनारियो प्रोग्राम लॉन्च होता है। सुहो याद करता है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल है और हीलर्स के लिए स्पेशली लो पास रेट होता है। सुहो जल्दी समझ जाता है कि क्यों जब वो डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प सुनता है सिनारियो के अंदर। वो अमेज्ड होता है कि किस तरीके से हंटर एसोसिएशन ने ये सिनारियो इतना इंटेंस और मर्सिलेस बनाया है। वो अपने स्लीव्स एडजस्ट करता है, ये सोचकर कि शायद ये टेस्ट उसके लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए सुहो कमेंट करता है कि हीलर्स की हाई डिमांड है और सोचता है कि अब टाइम आ गया है शुरू करने का। प्रैक्टिकल टेस्ट को कोर माना जाता है हंटर एग्जामिनेशन का, जिसमें प्राइमरी फोकस होता है हर कैंडिडेट के चोजन क्लास के साथ उनकी अलाइनमेंट को असेस करना। सिमुलेशन सिनेरियोज हर साल बदलते हैं, साथ ही पासिंग क्राइटेरिया भी। नॉर्मली कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं और कितने ओपोनेंट्स को डिफीट करते हैं। ये सिनेरियोज वन ऑन वन बैटल्स से लेकर वन वर्सेस मैनी तक होते हैं, कैंडिडेट की क्लास के हिसाब से। लेकिन हीलर टेस्ट यूनिक है। ऑफेंसिव क्लासेस में कॉम्बैट प्रोवेस और स्किल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हीलर्स को अलग वर्च्यूज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटीज के साथ साथ जो ट्रेट सबसे ज्यादा एम्फसाइज होता है वो है सेल्फलेसनेस। जो कैंडिडेट्स अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की रक्षा करते हैं, उन्हें हायर स्कोर्स मिलते हैं। इस टेस्ट में हीलर्स एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाएं। सुहो समझता है कि उसके केस में ये यूनिक चैलेंज है क्योंकि उसके स्टैट्स अभी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो मतलब है कि उससे फेल होने के लिए प्रोलॉन्ग्ड बीटिंग से गुजरना पड़ेगा। वो पास के सोड को उठाता है, सोचता है कि वो खुद को मार खाने नहीं देगा, बस टेस्ट पास करने के लिए। तभी वो सिनारियो में स्क्रीम सुनता है और अलग अलग डायरेक्शन से मदाद की आवाज आती है। एक्चुअल में सिमुलेशन एनवायरनमेंट कॉप्सिस से भरा होता है, जो एक अनसीन कैटास्ट्रोफी के बाद का आफ्टरमैथ है। सुहो एक कानपती हुई औरत के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डर से वो उससे बताती है कि मॉन्स्टर्स वापस आएंगे और उसे भागने को कहती है। सुहो जल्दी से डिडूसिस करता है कि उसका टेस्ट मिशन उसे इस औरत को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है जब तक रेस्क्यू टीम ना आ जाए। उसे रियश्योर करते हुए सुहो उससे कहता है, फिक्र मत करो, रेस्क्यू टीम जल्दी आएगी और मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और तब वो उसके सामने गार्ड लगा के खड़ा हो जाता है, अपने ट्रायल के लिए तैयार। मीनवाइल प्रैक्टिकल एग्जाम एरिया के बाहर एक टेस्ट टेकर अपने कैप्सूल से निकलता है, थोड़ा थका हुआ और डिसअपॉइंटेड लगता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा करना चाहिए था। एग्जामिनर उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान उठाए और घर चले जाए। वो टेस्ट टेकर कंग जिनयांग एक आर्चर है और उसका टाइम 9 मिनट्स और 4 सेकंड्स है। एग्जामिनर नोट्स करता है कि इस सीजन का डिफिकल्टी लेवल अनयूजुअली हाई लग रहा है। तभी डायरेक्टर शिन आता है, चुपचाप रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करता है। द एग्जामिनर उससे देखकर हैरान होती हैं कि वो कितने टाइम से टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। डायरेक्टर शिन जवाब देते हैं कि सुहो टेस्ट में 30 मिनट से ज़्यादा समय से हैं, जिसे सुनकर द एग्जामिनर हैरान हो जाती हैं। वो पास जाकर टाइमर खुद चेक करती हैं और ये कंफर्म करती हैं कि सच में 30 मिनट्स हो गए हैं। ये देखकर वो प्रभावित होती हैं और कहती हैं कि सुहो एक स्किल्ड फाइटर हैं और पूछती हैं कि क्या वो एक वॉरियर हैं। शिन बताते हैं कि सुहो असल में एक हीलर हैं। द एग्जामिनर मजाक करते हुए कहती हैं कि बार बार झूठ बोलना एक बीमारी हो सकती है, जिसके बाद शीन जोरदार तरीके से कहते हैं कि वो सच कह रहे हैं। सुहो को स्क्रीन पर देखते हुए द एग्जामिनर उन्हें सोड यूज करते हुए देखकर शिन के क्लेम पर शक करते हैं। शिन उन्हें कहते हैं कि वो क्लोज से देखें और जब सुहो एक हीलिंग स्किल यूज करते हैं
तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो सच में एक हीलर हैं। उनके फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो ये पूछती हैं कि क्या सुहो को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो हीलर टेस्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद को मारने नहीं देते। शिन पहले ये सोचने की बात मान लेते हैं, लेकिन असली में कोई वजह नहीं थी डिस्क्वालिफिकेशन की। एक हीलर का मैं गोल पेशेंट को एंड तक प्रोटेक्ट करना होता है, और सूहो ये कर रहे हैं। वो पेशेंट को छोड़कर लड़ने की जगह पास में रहकर हीलिंग करते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि सूहो सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम को इंटरवेंशन का कोई रीजन नहीं था, और उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का भी कोई ग्राउंड नहीं था। जैसे ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ चार्ज करता है, सूहो अपने आप को पोजीशन करते हैं और अपनी सोर्ड ग्रिप करते हैं। वो तुरंत क्रीचर को तुकड़ों में काट देते हैं और सोर्ड को शीथ करते हैं, कहकर कि उन्हें अब और तेज होना होगा। एक बर्स्ट ऑफ स्पीड के साथ वो आगे बढ़ते हैं, एक और मॉन्स्टर के ऊपर जंप करते हैं और मिड एयर अपनी सोर्ड को निकालते हैं, नीश क्रीचर्स को काटते हुए। प्रिसिजन के साथ वो हर मॉन्स्टर को एक एक करके मारते जाते हैं और अपनी सोर्ड को फिर से शीथ कर लेते हैं। उस वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो उनके फुट प्ले स्किल में उनकी हाई प्रोफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें इसमें मास्टरी अचीव करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट्स करती है। सुहो सोच रहे होते हैं कि ये वर्चुअल रियलिटी होने के बावजूद सिस्टम के मॉनिटरिंग की वजह से उनके मूवमेंट्स को पूरा तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है। सिस्टम उनके फिजिकल एक्शंस को डायरेक्टली परफॉर्म करते हुए डिटेक्ट करता है, जो उन्हें फिजिकल स्किल में मास्टरी अचीव करने का मौका देता है। हालांकि रियल वर्ल्ड की फिजिकल एक्सर्शन से एक्सपीरियंस थोड़ा धीरे बढ़ता है, फिर भी ये एनवायरनमेंट स्किल ट्रेनिंग के लिए आइडियल है। उनकी सोर्ड्समैनशिप के अलावा सुहो ने कई और स्किल्स एक्वायर किए हैं और अपनी सभी सोर्ड टेक्निक्स को एक इम्प्रेसिव रैंक तक अपग्रेड किया है। इससे एक्सपीरियंस पॉइंट्स या आइटम्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर वो बेसिक सोर्ड्समैनशिप रिलेटेड स्किल्स को रैंक या हायर तक एलिवेट करते रहे, तो हो सकता है कि उन्हें एक पावरफुल टेक्निक जैसे पार्क यंग की ड्रैगन सॉर्ड टेक्निक अनलॉक हो जाए। एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि सुहो की सोर्ड्समैनशिप की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है और ये सिस्टम को इम्प्रेस कर देती है। सिस्टम उन्हें एक नया सोर्ड्समैनशिप स्किल रजिस्टर करने का चांस देता है, जिसमें बेसिक सोर्ड टेक्निक्स और फुट प्ले को इंटीग्रेट करके एक यूनिक रैंक असाइन किया जाएगा और उन्हें इस स्किल का नाम रखने का मौका दिया जाएगा। सूहो अपनी अचीवमेंट पर गर्व महसूस करते हुए अपने टेक्निक का नाम द गार्डियन सोर्ड रखते हैं। सिस्टम सूहो से कंफर्म करने को कहता है कि क्या गार्डियन सोर्ड उनका चोजन नेम है, जिसमें वो हाँ करते हैं। फिर सिस्टम उन्हें कंग्रेचुलेट करता है, उनके सुप्रीम मास्टरी को एक्नॉलेज करता है और द गार्डियन सोर्ड को एस रैंक में क्राफ्ट करता है, जो उनके एग्जिस्टिंग सोर्ड्समैनशिप और फुटवर्क स्किल्स को 50% तक एनहांस कर देता है। उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए सिस्टम उन्हें 10 बोनस स्टेट पॉइंट्स देता है और यह उम्मीद करता है कि वो अपने पाथ पर सोर्ड्समैन के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्हें सोर्ड मास्टरी भी एस रैंक मिलती है, जो एक प्रिविलेज होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो सोर्ड्समैनशिप को डीपली समझते हैं। सोर्ड मास्टरी स्किल सभी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स और सोर्ड्स पर एक्विजिशन और यूजेज रिस्ट्रिक्शंस को हटा देती है और सभी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स की इफेक्टिवनेस को एडिशनल 50% तक बढ़ा देती है। सुहो सोच रहे होते हैं कि उनके पहले लाइफ में इस लेवल की मास्टरी अचीव करने में 10 साल लगते, लेकिन अब उनके पास जो नॉलेज है उससे रास्ता बहुत ज्यादा तेजी से तय हो गया है। वो महसूस करते हैं कि ये नए स्किल्स उन्हें एक हंटर के रूप में और वैल्यूबल बनाएंगे। जैसे ही मॉन्स्टर्स की एक वेव उनकी तरफ आती है, सूहो नोट करते हैं कि उनकी नंबर्स फिक्स्ड हैं, जो शायद टेस्ट डिज़ाइन का पार्ट है। अब तक जो कुछ भी उन्होंने अचीव करना था वो हो गया है। अब वो अपने टेस्ट को फिनिश करने के ऑप्शंस पर सोच रहे होते हैं। वो या तो मॉन्स्टर से ओवरवेल्म हो सकते हैं
या उन्हें मार सकते हैं। उनके लिए जवाब क्लियर है, वो हर एक मॉन्स्टर को मार डालेंगे। टेस्ट ऑब्जर्वेशन एरिया में ऑनलुकर्स सूहो के रिजल्ट्स को डिसबिलीफ में देख रहे होते हैं। वो उनकी अचीवमेंट्स को देखकर हैरान हैं, ये देखकर कि उन्होंने हर मॉन्स्टर को मार दिया और पेशेंट की केयर भी की। ये पहली बार है कि प्रैक्टिकल टेस्ट्स में ऐसा कुछ हुआ है। स्पेक्टेटर्स अग्री करते हैं कि इस एग्जाम के रैंकिंग्स को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। सूहो ने क्लियरली एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। कुछ दिन बाद हेक्सेजन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हंटर टेस्ट स्ट्रैटेजी प्लानिंग टीम अपने कैंडिडेट कियन पर डिस्कस कर रही होती है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इस साल टॉप रैंक सिक्योर करेंगे। उन्होंने कियन के ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं और उन्हें किसी भी कम परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। जब एक टीम मेंबर लैपटॉप खोलता है रैंकिंग्स चेक करने के लिए, वो कमेंट करता है कि इस साल हेक्सेजन फाइनली प्राइम को पीछे छोड़कर टॉप स्पॉट सिक्योर करेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट्स को रिव्यू करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ उससे देखने को मिलती है। वो हैरान होकर पूछता है, सूहो कौन है? फिर वो लिस्ट को दोबारा स्कैन करता है और समझता है कि कियान का नाम टॉप पोजीशन पर नहीं है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ये गिल्ड मास्टर का कॉल है। सूहो को एक टैक्सी में बैठा देखा जाता है, फ़ोन पर चोलन से बात करते हुए। चोलन हंसी के साथ अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं कि कॉल करने में देर हो गई क्योंकि वो काफ़ी बिजी थे। वो सूहो को एग्ज़ाम में टॉप स्कोर मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं और कहते हैं कि सूहो ने उन्हें सरप्राइज कर दिया है। सूहो शर्माते हुए उन्हें थैंक्स कहते हैं और अपनी सक्सेस का क्रेडिट चन को देते हैं। चोलान हंसी के साथ कहते हैं कि ये सब सूहो के अपने स्किल्स की वजह से था। वो थैंक्स भी सा देते हैं क्योंकि सूहो की मदद से उन्होंने काफ़ी चीटिंग केसेस एक्सपोज किए जो स्किल डोपिंग में इन्वॉल्व थे। सूहो की इनसाइट्स की वजह से फ्यूचर टेस्टिंग रेगुलेशंस को टाइटन किया जाएगा ताकि फेयरनेस इंश्योर हो सके। चोलन फिर सीरियस होकर पूछते हैं कि चाहे ये थोड़ा जल्दी हो, क्या सूहो अभी भी ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं? सूहो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो शायद कुछ टाइम के लिए गिल्ड के साथ रहेंगे, लेकिन उनका असली इंटेंशन एसोसिएशन ज्वाइन करना ही है। चोलन उन्हें वादा करते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट स्केड्यूल या रिक्रूटमेंट राउंड अनाउंस होगा, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। कॉल एंड करते वक्त सूहो उन्हें लंच ब्रेक लेने के लिए कह देते हैं और चोलन भी उन्हें वैसे ही विश करते हैं। कॉल के बाद चोलन अपने हाथ में लंच को देखते हैं और ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। सूहो टैक्सी में बैठकर चोलन की थोड़ी सी थकवत भारी आवाज के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या वो अपने आप को ज्यादा काम करवा रहे हैं। उनके विचार अचानक एक और कॉल से तोड़ते हैं जो किम सुई का है। वो सूहो को उनकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट्स करती हैं और बताती हैं कि उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी गई है। सूहो इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी से इंप्रेस होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए सुई से बात करते हैं। शोलमन अपने हाथ में लंच देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। टैक्सी में सुहोचन की थोड़ी थकावट वाली आवाज़ याद करता है और सोचता है कि क्या वो अपना काम ज़्यादा कर रहा है। उसके सोचने का वक्त एक और कॉल से तोड़ता है जो किम सुई का होता है। सुई उससे उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट्स करती है और बताती है कि उनका पेमेंट उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हो गया है। सूहो इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी से इंप्रेस हो जाता है और सुई की तारीफ करता है। फिर सूहो एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने की बात करता है। सुई उससे कह देती है कि अगर वो नेक्सस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किसी भी और गिल्ड से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। सूहो क्यूरियस होकर पूछता है, तो आप इस ऑफर को कितना एक्सटेंड कर सकती हो? सुई उसे बताती है कि मैं एक टॉप एकेडमी ग्रेजुएट और स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं, तो टर्म्स को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। वो ये भी सजेस्ट करती है कि वो पर्सनली मिलकर बातें कर सकते हैं। सूहो पोलाइटली शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि आज उनके पर्सनल प्लान्स हैं, लेकिन वो अपना स्केड्यूल चेक करेंगे और फिर वापस कांटेक्ट करेंगे।
वो ये भी रीअश्योर करता है कि नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते उनके लिए नेक्सस ज्वाइन करना लॉजिकल होगा। सुई रिलीव्ड होकर एक्साइटेडली अग्री कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो सूहो के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मिलने की प्लानिंग करेंगे। अपने आप में सोचती हैं सूहो को किसी और गिल्ड के साथ साइन नहीं करना चाहिए। वो अपने कॉलीग्स को थम्स अप देती है और सूहो के टेंटेटिव अग्रीमेंट को सेलिब्रेट करती है। सूहो उनकी एक्साइटमेंट सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और कॉल एंड करता है। टैक्सी में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ड्राइवर उससे बताता है कि वो अराइव कर चुके हैं। सूहो टैक्सी से उतरता है और सोचता है कि उसने अपना टेस्ट पास किया, लाइसेंस ले लिया और प्रॉमिस्ड डिपॉजिट ले लिया। अब बस फार्मिंग प्लान्स शुरू करने की बात है। कुछ मिनट बाद लाइट हाउस जनरल मार्केट में सूहो अपनी शॉपिंग लिस्ट चेक करता है और देख पाता है कि उसने काफ़ी सप्लाईज ले लिए हैं। अब बस एक वेपन की ज़रूरत है। वो जानबूझकर क्वाइटर और आउट ऑफ द वे मार्केट में आता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो चाहिए वो मिल सकता है, बिजी स्टोर्स की बजाय। एक छोटी सी वेपन शॉप के सामने रुकता है, फिर अंदर जाता है। शॉप ओनर उससे पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो आप? सूहो उससे बताता है कि वो एक न्यूली लाइसेंस्ड हंटर है और लाइट वेट वेपन की तलाश में है। शॉप ओनर थोड़ी देर सोचता है, फिर एक डस्टी कॉर्नर की तरफ इशारा करता है जहां कुछ सस्ती वेपन्स रखी होती हैं। सूहो उन वेपन्स को देखकर सोचता है कि कितना डस्ट जम गया है। वो समझता है कि लो ग्रेड वेपन्स के एट्रीब्यूट्स वेरीफाइड नहीं होते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो बेकार हैं। कुछ वेपन्स को उनकी असली पोटेंशियल दिखाने के लिए अवेकनिंग प्रोसेस चाहिए होता है और ऐसे वेपन्स थोड़ी सी ऑरा एमिट करते हैं जो कुछ प्लेयर्स ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अपनी मैजिक डिटेक्शन ऑन करते हुए सूहो एक स्पीयर देख लेता है जो हल्की सी चमक रहा होता है। वो सोचता है, मुझे यही चाहिए। स्पीयर खरीदने के बाद सूहो शॉप से बाहर निकलता है और सोचता है, कभी ना कभी शॉप ओनर को समझ आएगा कि उसने ये वेपन कितनी सस्ती प्राइस पे बेचा। वो अपनी आंखें बांध कर लेता है और स्पीयर पर अपना मैजिक चैनल करना शुरू करता है। सिस्टम रिएक्ट करता है और बताता है कि स्पीयर की कॉन्शियसनेस जगने लगती है। सूहो महसूस करता है कि स्पीयर उसका मैजिक अब्जॉर्ब कर रहा है और इंटेंसिटी से ओवरवेल्म हो जाता है। वो स्पीयर गिरा देता है और बेत जाता है, अपना हाथ अपने सर पर रखते हुए समझता है कि वो फेंट होने के करीब आ गया है। वो कैलकुलेट करता है कि स्पीयर को फुली अवेकन करने के लिए उसकी मैजिक स्टैट को कम से कम 100 तक पहुंचाना होगा। अभी वो इसे यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि जब वो लेवल अप करेगा ये वेपन उसका वैल्यूबल एसेट बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है पीबीएस बिल्डिंग में छरते। एक आदमी अपने डेस्क पे टाइप कर रहा होता है जब उसका फोन रिंग करता है। वो उठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो जिन डब्ल्यू। दूसरी तरफ से सूहो अपना नाम बताता है। जोजिन डब्ल्यू थोड़ा रुकते हैं, फिर याद करते हैं कि सूहो इस साल का टॉप कैंडिडेट है हंटर टेस्ट का। सूहो बताता है कि वो सिनोर स्टेशन के सोलो रेडर भी हैं। जोजिन डब्ल्यू सरप्राइज होते हुए पूछते हैं, सिनोर इंसिडेंट की बात कर रहे हो? समझते हैं कि सूहो ने एक बड़ा गेट क्लियर किया है बिना अपना हंटर लाइसेंस लिए। जोजिन डब्ल्यू क्यूरियस होते हैं और पूछते हैं, तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? सूहो एक्सप्लेन करता है कि उसने जिन डब्ल्यू का ब्लॉग पढ़ा था और उससे लगा कि उसने अपनी प्रिविलेज बैकग्राउंड के बावजूद जर्नलिस्ट बनना चूज किया, जो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्राइड को दिखाता है। वो आगे बताता है कि उसके पास कई कई प्लान्स हैं जो वैल्यूबल न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑफर करता है कि जिन डब्ल्यू उसका एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बन जाए। जिन डब्ल्यू इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें लगता है मैं रिपोर्टर होकर तुम्हारे सबॉर्डिनेट बन जाऊंगा? वो सोचता है कि सूहो थोड़ा अजीब है जो अपने आप को स्पेशल समझता है। जिन डब्ल्यू ऑफर को एक्नॉलेज करता है, लेकिन कहता है कि वो अपने स्कूप्स के लिए ईगर है, लेकिन किसी का सबॉर्डिनेट नहीं बनना चाहता। सूहो क्लैरिफाई करता है कि वो पार्टनर चाह रहा है, सबॉर्डिनेट नहीं। जिन डब्ल्यू स्केप्टिकल होते हैं और कहते हैं,
लगता है तुम्हारा ये अप्रोच सिर्फ अपनी प्रोफाइल बढ़ाने का तरीका है, गिल्ड ज्वाइन करने से पहले। सुहो एडमिट करता है कि यह पार्टली सच है। उनका गोल अपनी वर्थ बढ़ाने का नहीं, बल्कि फेम पाने का है, खासकर क्योंकि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। जिन डब्ल्यू सरप्राइज्ड होते हैं और पूछते हैं, तुम ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो गिल्ड के बजाय? सुहो कंफर्म करता है और जिन डब्ल्यू बैफल्ड होते हैं, सोचकर क्या वो सीरियस हैं या सिर्फ प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं। सुहो अपना सर शेक करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, मैं इन एक गेट ऑर्फन हूं और इसलिए मुझे पब्लिक सर्विस में काम करना है। उनका अल्टीमेट गोल गेट्स को कॉन्कर करना है, जो उनका लाइफ पर्पस है। जिन डब्ल्यू टेम्पोररली टेकन अबैक होते हैं और सोचने लगते हैं कि सुहो सच में सिंसियर है या ना। जिन डब्ल्यू फिर भी ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं, मैं वही लिखूंगा जो मैं चाहता हूं। सुहो समझता है कि उससे अपने आप को प्रूव करना होगा और जिन डब्ल्यू का ट्रस्ट जीतने के लिए एक बेट प्रपोज करता है। वो सजेस्ट करता है, मैं टावर ऑफ चैलेंज को अकेला कॉन्कर करूंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम मेरा एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बन जाओगे। जिन डब्ल्यू सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं, तुम सच में टावर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो फुल पार्टी के साथ भी मुश्किल से क्लियर होता है। सुहो कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है, हाँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारा ट्रस्ट जीत लूंगा। ओए जिन डब्ल्यू, एक वेल नोन पीबीएस रिपोर्टर, अपनी वेल्थी बैकग्राउंड के बावजूद कभी भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते थे। सुहो के पुराने लाइफ में उन्होंने जिन डब्ल्यू के साथ काफ़ी बार कोलैबोरेट किया था, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिपोर्टिंग स्किल्स थी। लेकिन जिन डब्ल्यू का टैलेंट उन्हें फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल गया और उनका डाउनफॉल हो गया। सुहो सोचता है, मैं जिन डब्ल्यू को दोबारा डिसअपियर नहीं होने दूंगा। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के बाद जिन डब्ल्यू सुहो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, अगर तुम सच में टावर ऑफ चैलेंज को अकेला कॉन्कर कर लेते हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। सुहो सेटिस्फाइड होता है और कॉल एंड कर देता है, जबकि जिन डब्ल्यू अनॉयड हो जाता है। जिन डब्ल्यू को गुस्सा आ गया। जिन डब्ल्यू ने अपने आप से कहा, फ्रस्ट्रेट होते हुए, कि कैसे सुहो ने उसे पगल कर दिया। जो बात सुहो ने कही थी वो अबसर्ड लग रही थी, लेकिन फिर भी उससे लग रहा था कि सुहो की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। वो ऑफर स्कैम जैसा नहीं लग रहा था और सुहो ऐसा लगता नहीं था कि वो झूठ बोले। अपनी इरिटेशन के बावजूद जिन डब्ल्यू ने सोचा कि इस गैम्बल को थोड़ा सोचकर ट्राई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सुहो ने कुछ कर दिखाया तो वो रिमार्केबल होगा, अगर नहीं तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। अपनी ओवरथिंकिंग को बैंड करते हुए जिन डब्ल्यू ने अपने ऑफिस से निकलने का फैसला किया और सोचा, देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान टावर ऑफ चैलेंज के बाहर कई हंटर्स का भीड़ इकट्ठा हो गया था। हर एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे सब अंदर जा रहे थे और एक ऑफिसर गेट पर बेथा अपना वक्त गुजार रहा था। जब सुहो वहां पहुंचा तो उसने अपनी हंटर्स लाइसेंस ऑफिसर को दिखाई और पूछा कि क्या वो अंदर जा सकता है। ऑफिसर ने कॉन्फर्म किया और जब उसने देखा कि सुहो अकेला है तो पूछा कि क्या वो सोलो चैलेंज करने वाला है। सुहो ने हाँ में जवाब दिया। ऑफिसर ने थोड़ी चिंता जताई और कहा कि सोलो अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुहो की लाइसेंस नंबर से लग रहा था कि वो अभी रिसेंटली हंटर टेस्ट पास करके आए हैं। उसने सुहो को पार्टी बनाने का सलाह दिया, ये कहकर कि टावर के नीचे के लेवल मैनेजेबल तो हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी डेंजरस हैं और वहां अक्सर कैजुअल्टी होती है। सुहो ने ऑफिसर को भरोसा दिलाया कि वो अकेला ही जाना चाहता है। इससे ऑफिसर थोड़ा अनईजी हो गया और लगा कि कुछ गलत हो सकता है। मजबूरन ऑफिसर ने सुहो को जाने दिया और उसे 7,000 एक एंट्री फी के बारे में बताया, जो बाद में इनवॉइस हो जाएगी। सुहो ने टर्म्स को एक्सेप्ट किया, ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और अंदर चल दिया। सुहो के आगे बढ़ने से पहले ऑफिसर ने उससे बुलाया और कहा कि अगर सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो तो तुरंत वापस आ जाओ।
सुहो ने ऑफिसर का एक और शुक्रिया किया और टावर के अंदर चल दिया। टावर ऑफ चैलेंज, जो कॉमनली हंटिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, एक पब्लिक गेट था जो गवर्नमेंट के अंडर था और लेवल 20 के नीचे के प्लेयर्स को अपने आप को फ्रीली टेस्ट करने का मौका देता था। सुहो दरवाजे के पास खड़ा था, दोनों हाथ दरवाजे पर रखे हुए, ये जाने हुए कि अब उसके लेवल रीसेट हो चुके हैं और ये सबसे अच्छा हंटिंग ग्राउंड है ट्रेनिंग के लिए। एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया और अंदर कदम रखा। जैसे ही सूहो अंदर गया, सिस्टम ने एक मैसेज दिखाया जो बता रहा था कि वो कभी भी चैलेंज छोड़ सकता है। अगर वो विड्रॉ करता तो उसे फोर्सफुली एंट्रेंस पर वापस भेज दिया जाता। सूहो ने ऑप्शन को इग्नोर किया और अपनी सोर्ड अपने इन्वेंट्री से निकाली और टाइट ग्रिप किया। थोड़ी देर बाद एक ग्रीन स्लाइम उसकी तरफ बढ़ रहा था और सिस्टम ने अनाउंस किया कि पहला फ्लोर चैलेंज स्टार्ट हो गया है। ग्रीन स्लाइम दूसरे स्लाइम्स के साथ मिलके एक बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर बन गया। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ भागा, लेकिन सूहो शांत रहा। उसने पहचाना ये लेवल 1 स्लाइम था, जो पहले फ्लोर का सबसे कमजोर मॉन्स्टर था। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए उसने सोचा कि पहले तो इसकी साइज और स्पीड से वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हुआ था। डैमेज उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन स्लाइम अगर सिचुएशन को केओटिक बना दे तो दिक्कत हो सकती थी। स्लाइम का स्टिकी हेड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सूहो ने उसको क्रॉस करके अपनी सोर्ड को उसके कोर के ऊपर एम किया। सूहो को एक्सपीरियंस था कि अगर कोर को जल्दी से मार दिया जाए तो स्लाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। एक एक्यूरेट स्ट्राइक के साथ उसने अपनी सोर्ड को उसके सॉलिड हेड के क्रैक में घुसा दिया। क्रैक फैल गया और फिर स्लाइम टूट गया। सूहो सेफली फ्लोर पर उतर गया और रेमनेंट्स को धीरे से देखा। उसने एक्सपेक्ट किया कि स्लाइम टूटने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनके कोर्स स्प्लिट होके छोटे कमजोर स्लाइम्स में बदल जाएंगे। चाहे डिवाइडेड स्लाइम्स की रिप्रोडक्शन लिमिट थी, लेकिन अगर वो ग्रुप में आए तो चैलेंजिंग हो सकते थे, इसलिए पार्टी प्ले रेकमेंड किया जाता था। सूहो ने सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रीजेनरेटेड स्लाइम्स उसकी तरफ आ रहे थे और सूहो ने अपनी सोर्ड को फ्लूइडली स्विंग करते हुए उनके कोर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। एक स्लाइम से दूसरे स्लाइम तक कूदे हुए सूहो उनके बॉडीज को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करता गया और एक बाड़ स्लाइम तक पहुंचा। उसने अपनी सोर्ड को उसके कोर में घुसा दिया और वो भी टूट गया। बिना रुके उसने अपनी सोर्ड एक और स्लाइम के ऊपर फेंक दिया और उसका कोर शैटर हो गया। नीचे गिरती हुई क्रीचर के पास जकार सूहो ने अपनी सोर्ड उठाई और मिड एयर स्पिन करते हुए और स्लाइम्स के आसपास चलते हुए अटैक करते गया। एक स्लाइम ने अपनी स्लाइमी टेंटिकल उसकी तरफ लॉन्च की। सूहो ने डॉज करने की जगह टेंटिकल को पकड़ लिया और अपनी गिरती हुई पोजीशन को रोक दिया। मस्करेट हुए उसने स्लाइम का शुक्रिया किया और टेंटिकल को यूज करके खुद को ऊपर पुश किया। जंप्स के बाद उसने रिमेनिंग स्लाइम्स के ऊपर से एक डेवास्टेटिंग डाउनवर्ड स्लैश किया और उनके कोर्स को एक ही स्ट्राइक से तोड़ दिया।